नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या भी किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट about marine zones according to UNCLOS Convention 1982 1982 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मरीन जोन से रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसके रिगार्डिंग में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द टेरिटोरियल सी एक्सटेंड सी वॉट अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन्स। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया अगर हम एक्सटेंड कर सकती है उसे टेरिटोरियल सी बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग द कॉन्टिन्यूअस एंड इज ए इंटरमीडिएटरी जोन बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड द हाई सी। यानी कि अगर आप मैप देखें, मैप में आप ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे कि कोई भी कंट्री है, जैसे आप अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं तो सी के साथ जो कनेक्टेड एरिया होता है, इस एरिया की अगर हम बात करें, इस एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स एक यूनिट होती है सी के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने की। जिस तरह से हम लैंड में मेजर करने के लिए किलोमीटर यूज करते हैं, उसी तरह आप कह सकते हो कि सी के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल यूज किया जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया ये सी के बाद, यानी कि हमारे अगर लैंड के साथ जो सी कनेक्टेड है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो बाउंड्री आती है उसे बोला जाता है इसके अंदर कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटोरियल एरिया के अंदर आता है, यानी कि उसकी टेरिटरी के अंदर ये पर्टिकुलर एरिया आता है। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है आपसे कि 24 नॉटिकल माइल्स तक की अगर बात करें तो ये एरिया आगे तक एक्सटेंड की जा सकती है जो हाई लेवल सी है इसके साथ कनेक्टेड है। और इस 12 के बाद ये जो 24 नॉटिकल एरिया है, इस एरिया में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो इसके ऊपर उस पर्टिकुलर कंट्री का कंट्रोल होता है, ऐसा आपसे स्टेटमेंट सेकंड में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। तो फर्स्ट में तो आपसे बोला गया कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया आप टेरिटोरियल सी बोल सकते हैं। और सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि भी कंटिन्यूअस जोन के बारे में आपको डिफाइन किया गया है जो कि 24 नॉटिकल माइल तक होता है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपसे बोला गया है 1982 में एक कन्वेंशन साइन किया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। सी के अंदर लॉ को एक बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो कन्वेंशन साइन किया गया था, ये बात जो बोली जा रही है ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्या हुआ है कि अभी 30th इसका एडिशन हुआ है, जिसमें यह है कि अंडमान वाला जो एरिया है, यानी अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट एरिया के साथ जो कनेक्टिविटी यहां से होती है, इसे अभी इस एरिया के बारे में बात की जा रही है कि ये जो एरिया, इस एरिया को क्लोज किया जा रहा है। यानी कि सी रूट जो है, अगर आप मैप देखें ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपको, यानी कि ये जो एरिया, इस एरिया इन दोनों को कनेक्ट करने का जो मलक्का स्टेट है, इसे बंद करने की बात की जा रही है अभी इसके 30th एडिशन के अंदर। इस वजह से क्वेश्चन आपके लिए न्यूज में हो जाता है। और यहाँ पे जो सी और इन दोनों की जो डेफिनेशन आपको दी गई है कि भी टेरिटोरियल सी के बारे में जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक है, और उसके कंटिन्यूअस जोन के बारे में जो बोला जा रहा है कि ये अप टू 24 नॉटिकल माइल्स तक है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पुत्रजया विजन 2040 हैज बीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज अडॉप्टेड द विजन। कौन से ग्रुप ने इसे अडॉप्ट किया हुआ है इस विजन को, पुत्रजया विजन 2040, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर इस विजन के बारे में आपको क्लियर है तो कौन से ग्रुप ने इसे अडॉप्ट किया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है एपेक ग्रुप जो है, एपेक का मतलब है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप ने इस विजन को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है बिम्स्टिक ग्रुप ने इसे अडॉप्ट किया है। बिम्स्टिक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है सार्क। सार्क का मतलब ये है कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस ग्रुप ने इसे अडॉप्ट किया है। और फोर्थ ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है जो एशियन ग्रुप है, एशियन का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इस ग्रुप ने इसे अडॉप्ट किया है। तो चारों ऑप्शन पास आपके सामने, चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रुप है कंट्री का जिसने इस विजन को अडॉप्ट किया ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इन चारों ग्रुप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं।
तो अगर हम पूर्ति जो है विजन की बात करें तो इसे एपेक ग्रुप ने अभी जो इसकी रिसेंट मीटिंग हुई है 27 जो मीटिंग हुई है इस लीडर की 28 नवंबर को उस टाइम इसे अडॉप्ट किया गया है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं ये जो विजन है ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो ग्रुप है इसके द्वारा इस एक मीटिंग के अंदर इस डिसीजन को अडॉप्ट किया गया, एक नया विजन लेके आया गया है। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर है कौन सा एरिया, ये आपको मैप में पता होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में क्या है। तो एशिया यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया पूरा, यानी कि ये जो एरिया आपको सी वाला एरिया, ये पूरा एशिया, और इसके बाद इधर वाला एशिया पैसिफिक एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया, और इधर यूनाइटेड ने ये यूएसए मैक्सिको वाला जो एरिया, पूरा एरिया ये पैसिफिक एरिया है। तो इन दोनों एरिया के अंदर जो ट्रेड करने के लिए ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसके बारे में बात की जा रही है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के बारे में जो बात की जा रही है, इस एरिया के अंदर ट्रेड के बारे में एक कन्वेंशन साइन किया गया, एक मीटिंग अडॉप्ट की गई है जिसमें एक न्यू विजन लेके आया गया है। बाकी आप जानते हैं सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क का मतलब है कि साउथ एशिया का जो एक 8 ग्रुप का जो नेशन है जिसके अंदर इंडिया इंक्लूड है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह। और अगर हम बे ऑफ बंगाल बिम्स्टिक की अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है उसके साथ जो भी कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है उसके साथ वाली कंट्री इसके अंदर इंक्लूड होती है। यानी कि इसके अंदर हमारी कंट्री, इसके अलावा बांग्लादेश आप कह सकते हो, श्रीलंका है, और इधर म्यांमार भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा इसमें नेपाल और भूटान को माउंटेन कंट्री के रूप में इसे ऐड किया जाता है। बाकी एशियान की अगर बात करें तो एशियान के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो 10 ग्रुप का नेशन एक ग्रुप है 10 कंट्री का, उसे एशियान बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसे अडॉप्ट करने वाले की अगर हम बात करें, इसे अडॉप्ट करने वाली जो कंट्री का जो ग्रुप कह सकते हो वो एपेक ग्रुप है। तो एपेक ग्रुप की इसकी 30th अब इसकी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अकॉर्डिंग इसे इस विजन को लाया गया है। तो आप ये बोल सकते हो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे आरसीईपी बोला जाता है। आरसीईपी के रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है और इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। इसमें बोला जा रहा है इट इज एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन द एशियन एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर पार्टनर्स, यानी कि एशियन ग्रुप, यानी कि जो 10 कंट्री के जो ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं वो ग्रुप, और इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस कंट्री ने साइन किया हुआ है ये ग्रुप मिलाकर कंबाइंड मिलाकर के आरसीईपी ग्रुप क्रिएट करते हैं। इसके बारे में आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया इज इन्वॉल्व इन द आरसीईपी एज ए मेंबर नेशन ऑफ द एशियन, यानी कि हमारी कंट्री की बात की जा रही है कि हमारी कंट्री इस आरसीईपी का एक मेंबर है। और मेंबर कैसे? एशियन ग्रुप का मेंबर होकर के, यानी कि एशियन जो 10 कंट्री है उस 10 कंट्री में से हमारी कंट्री भी एक उसका मेंबर है, और इस वजह से इंडिया इसका आरसीईपी का मेंबर बन जाती है। तो 2 स्टेटमेंट आपके सामने, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई एशियन ग्रुप है कौन सा। तो एशियन के अंदर 10 कंट्री आती हैं जिसमें इंडोनेशिया आती है, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी कि ये 10 कंट्री है जिसके अंदर जो मिलकर के एशियन ग्रुप क्रिएट करती है, और हमारी कंट्री इसके अंदर नहीं आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम आरसीईपी की बात करें तो आरसीईपी के अंदर इस 10 कंट्री के अलावा 6 कंट्री और आती है इसके अंदर, जिसके अंदर इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, यानी कि 10 + 6 यानी 16 कंट्री हो गई है। अच्छा, उसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये 16 कंट्री है, और इसके अलावा कुछ कंट्री और ऐड कर लीजिए आप, जिसमें कनाडा, चिली, मैक्सिको, पेरू और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। तो ये सारी कंट्री जब मिल जाती है इसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बोला जाता है। लेकिन आपको मालूम ही होगा कि 2019 में जब एक डील हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इंडिया ने, हमारी कंट्री ने इस आरसीईपी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इंडिया ने साइन नहीं किया था। तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि आपसे बोला गया कि इसके अंदर एशियन ग्रुप आता है, बिल्कुल सही बात है, एशियन ग्रुप आता है और वो कंट्री आती है जिन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया होगा, जबकि इंडिया ने इसमें से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, और ये जो अगर हम बात करें इसकी एग्जिस्टेंस में कब आई थी तो 2012 के अंदर ये एग्जिस्टेंस के अंदर ये ग्रुप आई थी। पहले इंडिया इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया ने अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये किस टर्म से रिलेटेड है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, किस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डेफिनेशन या टर्म्स या स्टेटमेंट यूज किए जा रहे हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि इन चारों में से कि भाई जिसकी डेफिनेशन आपको बताई जा रही है वो कुछ इस तरह से, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज्ड बाय द वायलेंट डिफेंस ऑफ रेशियल, एथनिक और शेड्यूल्ड नेशन आइडेंटिटी, यानी कि कोई एक तरह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि एक डिफेंस है रेशियल, एथनिक और शेड्यूल्ड नेशन आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आपसे बोला जा रहा है द डिफेंस बाय द वायलेट मीन्स, यानी कि इसके अंदर जो मतलब डिफेंस की जाती है इसको प्रोटेक्शन करने के लिए की जाए, इसमें वायलेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है रीजनल आइडेंटिटी परसीड्स टू अंडर द अटैक, यानी कि जब अटैक होता है उसको वायलेंट के थ्रू, इसको एक तरह से कह सकते हो आप कि अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाई जाती है इसके अंदर। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर एन इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द मॉडरेट लॉ अबाइडिंग सिटीजन इनटू द एक्टिव एंटी स्टेट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि इसके अंदर जिसकी आपको डेफिनेशन बताई जा रही है उसकी कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला जा रहा है कि एक इंडिविजुअल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मतलब पहले वो सिटीजन से जो लॉ जो बाइडिंग होती है, लॉ को फॉलो करने वाला एक तरह एक्टिव हो जाता है, एंटी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो वायलेंट हो जाता है अपने राइट को रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ये कुछ आपको एक तरह से किसी टर्म के बारे में बताया जा रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टर्म के बारे में ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। तो ऑप्शन ए के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि ये रेडिकलाइजेशन है से रिलेटेड ये चीजें हैं, ये सारे स्टेटमेंट है। सेकंड आपसे बोला ये मॉइज्म से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं और थर्ड आपसे बोला जा रही है टेररिज्म से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं और डी में आपसे बोला जाए नेशनलिज्म से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये जो तीनों स्टेटमेंट है किस टर्म को डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, जो चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये जो रेडिकलिज्म से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट आपको दिए गए थे, जिसके अंदर ये होता है कि भी किसी भी स्टेट के अंदर एक प्रोसेस होता है कि इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसे एक तरह से, या जब उसके साथ कोई वायलेट होता है, यानी कि उसके फंडामेंटल राइट वगैरह को अगर कोई मिसयूज हो रहा है, उसे प्रॉपर फंडामेंटल राइट नहीं दिए जा रहे, तो इस तरह के जब एग्रेशन सामने आता है, एंटी स्टेट एक्टिविटी जब सामने आती है, वायलेंट एक्टिविटी बढ़ती है, तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए रेशनलिज्म टर्म आप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो बोला जा रहा है इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं उसे तीन तरह की कैटेगरी में डिफाइन किए जाते हैं। फर्स्ट बोला गया इसके अंदर कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के रूप में से आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि जब भी कोई रेशियल बेसिस पे, एथिक बेसिस पर या शेड्यूल नेशन आइडेंटिटी बेसिस पे जब कोई एक तरह से कह सकते हो आप कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी करता है, तो उसे आप कह सकते हो कि राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन अगर रिलीजन के ऊपर होता है तो उसके रिलेटेड जब कोई एक्टिविटी सामने आती है, कोई प्रदर्शन वगैरह आता है, तो उसे पॉलिटिकल रीजन एक्सट्रीमिस्ट आप बोल सकते हो। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ये टर्म फोकस करता है कि कैपिटल डिमांड को, यानी कि इसके अंदर ये होना चाहिए कि कोई कितना भी प्रॉपर्टी रख सकता है, कितना भी इनकम कर सकता है, उसके ऊपर एक प्रॉपर उसको मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जो उसके ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके पास वो किसी के साथ शेयर ना करे, ये उसकी खुद की हो, यानी कि कैपिटलिस्टिक डिमांड के लिए ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। विद रेफरेंस टू पेमेंट बैंक, इस क्वेश्चन में आपसे पेमेंट बैंक के बारे में बोला जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है द पेमेंट बैंक कैन नॉट सेट अप द सब्सिडरी अंडरटेक ऑन द नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एक्टिविटी, यानी कि अब ये बोला जा रहा है कि पेमेंट बैंक जो होता है उसको वो अपने सब्सिडरी बैंक वगैरह एक्टिविटी के लिए अपने ब्रांचेस वगैरह सेट नहीं कर सकता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द पेमेंट बैंक कैन नॉट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो पेमेंट बैंक होता है वो कोई भी लोन वगैरह इशू नहीं कर सकता, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड किसी को दे सकता है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है दीज बैंक डू नॉट मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ये जो बैंक होता है किसी भी तरह का कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं करता, यानी कि सीआरआर को फॉलो नहीं करता, आप ये बोल सकते हो। तो तीन स्टेटमेंट आपके सामने, आपको ये बताना है कि पेमेंट बैंक से रिलेटेड इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो अब जान लेते हैं पेमेंट बैंक से रिलेटेड। पेमेंट बैंक जो कि आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री पर जो इमर्ज होकर इस टाइम जो आ रही है, एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट से रिलेटेड पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल का पेमेंट बैंक है, पेटीएम और एयरटेल तो काफी फेमस है, आप जानते ही हैं। तो ये कुछ पेमेंट बैंक है जो बैंकिंग एक्टिविटीज तरह की कुछ फीचर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यानी कि आप एग्जांपल समझ गए होंगे पेमेंट बैंक होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको तीनों स्टेटमेंट दी गई थी, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट होने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये था कि जो पेमेंट बैंक होती है ये अपनी सब्सिडरी सेटअप नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि जो पेमेंट बैंक होता है ये किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट किसी को नहीं दे सकता, ठीक है, ना लोन दे सकता किसी को, ना क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू कर सकते हैं ये सारे बैंक, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, थर्ड जो आपसे बोला गया कि ये सीआरआर को मेंटेन नहीं करता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो से रिगार्डिंग में जो उसको एक तरह से कुछ मनी अपने पास बैंक के अंदर रखनी होती है सिक्योर करके, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कैश रिजर्व रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है ये काम इन्हें करना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट दे दिया गया था। अगर हम बात करें कि ये पेमेंट बैंक को फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसे रजिस्टर्ड किया जाता है और इसे जो डाला गया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसको एस्टेब्लिश करने का एक तरह से राइट मिलता है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक इसके अंदर आता है, ये नॉर्मल बैंक नहीं होता, ये एक तरह से कंपनी आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो और 2013 के जो कंपनी एक्ट है उसके रिगार्डिंग इसे पावर मिलती है कि अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सीआरआर इनको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर बिल्कुल करेक्ट हुए हैं, स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। इसके अलावा आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री ये जो 4 ग्रुप आपको दे रखा है, आज के लिए आपकी क्वेश्चन है कि ये जो एपेक ग्रुप है, उसके बाद ये बिम्स्टिक है, फर्स्ट एपेक, सेकंड बिम्स्टिक, थर्ड सार्क और फोर्थ एशियान, इन चारों ग्रुप में से हमारी कंट्री किस किस ग्रुप का मेंबर है आपको ये बताना है और ये चारों जो ग्रुप है कब इसे एस्टेब्लिश हुई थी इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। और स्क्रीन पर कुछ वीडियो आ रही है, इसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं।